वीडियो में हम लोग क्लास 7 भूगोल का अध्याय 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मौसम और जलवायु। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा PDF, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास। तो पहला है सही विकल्प चुने, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है। वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है, तो हो जाएगा स्थायी पवन। 2 है जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया कहलाती है, तो संघनन कहलाती है। कैटरीना क्या है? तो कैटरीना क्या है? एक चक्रवात है, ठीक है, एक चक्रवात है। नेक्स्ट देखिए 2 खाली जगहों को भरिए। तो पहला है चक्रवात के केंद्र में डैश दाब होता है, तो क्या होता है? अधिक दाब होता है। लू एक डैश हवा, तो लू एक गर्म हवा। 3 है ऊंचाई के कारण हवाएं डैश होकर संघनन करती है, तो ठंडी होकर संघनन करती है, ठीक। जलवाष्प जब क्या ऊपर जाता है ना, तो ऊपर तापमान कम हो जाता है और वो ठंडी होकर संघनन करती है, जलवाष्प जल रूप में बदल जाता है। 4 है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में डैश वर्षा होती है, तो संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे मौसम के अंतर्गत तापमान, वायुमंडलीय दबाव, वर्षा, आर्द्रता, बादल, वायु का वेग और दिशा का अवलोकन किया जाता है। तो इन्हीं सब कारकों पर ना वायुमंडल बोल रहे हैं, इन्हीं सब कारकों पर मौसम निर्भर करता है, ठीक है, ठीक है। और मौसम के औसत को क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। तो जलवायु भी इन्हीं पर निर्भर करेगा। 2 है जलवायु किसे कहते हैं तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से प्रमुख कारक हैं, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो लंबे समय तक रहने वाले मौसम की क्या औसत दशा को औसत निकालते हैं, तो उसको जलवायु कहते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं अक्षांशीय स्थिति, ना, अक्षांश से कितना दूरी पर स्थित है वो क्षेत्र जिसका जलवायु निकाल रहे हैं। समुद्र तट से दूरी, पर्वतों की दिशा व अवरोध, ठीक है। उसके बाद समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई तथा तापमान। तो ये सब कारक हैं जिस पे जलवायु निर्भर करती है। 3 है पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग क्यों होता है, ठीक है। तो अलग अलग क्यों होता है? तो उत्तर लिखेंगे जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां का तापमान अधिक, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये विषुवत रेखा के पास जो क्षेत्र है वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो वहां का तापमान अधिक होता है। और जहाँ तिरछी पड़ती है, ठीक है, जैसे पृथ्वी है तो ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर है ना ऊपर नीचे से विषुवत रेखा की तरफ से जैसे ही ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं तो फिर तो सूरज का जो किरणें है ना, सूरज की किरणें तिरछी होती जाती है, तो वही वही बोला गया। और जहाँ तिरछी पड़ती है वहाँ का तापमान कम होता है। यही कारण है कि जो उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है और यहाँ दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर सूरज की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है, बहुत कम पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या है पानी बर्फ के रूप में रहता है और वहाँ पर तापमान बहुत ही कम रहता है। तो वही बोला गया जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ का तापमान अधिक है, और जहाँ तिरछी पड़ती है वहाँ का तापमान कम होता है। इसलिए पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग होता है। 4 है तापमान का प्रभाव मौसम पर पड़ता है, उचित उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां सौर ऊर्जा अधिक मिलती है वे स्थान गर्म होती हैं, तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां सौर ऊर्जा कम मिलती है वे स्थान ठंडे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? ये पृथ्वी है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे इसका डिग्री बढ़ने लगता है, ठीक है, बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये जो विषुवत रेखा के पास वाला जो क्षेत्र है तो इसका अक्षांश क्या होता है? अक्षांश का जो मान होता है कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? सूरज की किरणें सीधे पड़ती है, तो ये बोला गया निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अधिक मिलती है, ठीक है। और उच्च अक्षांश मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव पे क्या होगा? अक्षांश का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। और सौर ऊर्जा यहाँ पर कम, ठीक है, कम मिलता है क्योंकि सूरज की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है।
तो वही यहाँ पर बोला गया, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा में जहाँ सौर ऊर्जा अधिक मिलती है वे स्थान गर्म होती हैं, तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ सौर ऊर्जा कम मिलती हैं वे स्थान ठंडे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं उदाहरण के लिए, बिहार जम्मू कश्मीर की तुलना में कम अक्षांश पर स्थित है, इसलिए बिहार में सौर ऊर्जा अधिक प्राप्त होने से तापमान ज़्यादा तथा मौसम गर्म होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, तो बिहार क्या है, जैसे भारत है ऐसे, तो बिहार मान लेते हैं यहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का है ना, अक्षांश का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, सूरज की किरणें कम पड़ती हैं। तो 5 है, पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं, इसका क्या महत्व है। तो उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी पर कुल 5 ताप कटिबंध है, 5। विषुवत रेखा के दोनों तरफ उष्ण कटिबंध, ठीक है, और फिर उत्तरी और दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, शीत कटिबंध। तो हो गया 5 गो, 1 2, ठीक है, 3 4, उसके बाद ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, विषुवत रेखा के पास वाला जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध होता है। ठीक है, उष्ण कटिबंध, उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध हो गया, और नीचे जाएंगे तो दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध। ये जो एरिया बच गया ये क्या है, उत्तरी शीत कटिबंध है, और नीचे वाला क्या है, दक्षिणी शीत कटिबंध है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो वही बोला गया, उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में तापमान अधिक होता है क्योंकि ये विषुवत रेखा का नजदीक होता है। उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी में क्या होता है, समशीतोष्ण कटिबंध, अभी बताया, उष्ण कटिबंध के ऊपर, ठीक, उष्ण कटिबंध के ऊपर और उष्ण कटिबंध के नीचे। उसके बाद अंत में उत्तरी और दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। ठीक है, अंत में मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो यहाँ पर क्या होता है, निम्न तापमान, सबसे कम तापमान होता है। 6 है, वायु में गति के क्या कारण है। तो उत्तर लिखेंगे, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है जो सघन होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। ठीक है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है जिससे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए उच्च दाब के क्षेत्र से वायु बहती है। इस प्रकार से वायु में गति उत्पन्न होता है। तो यहाँ क्या बोला गया कि जहाँ पर ठंड है, ठीक है, वायु ठंडी होती है, ज़्यादा सघन हो गया, तो यहाँ पर हवा की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या फिर गर्म होकर के ऊपर उठती है अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो ऊपर उठ गया, तो यहाँ पर ऊपर उठ गया, तो यहाँ पर क्या होता है, खाली स्थान हो जाता है। इस खाली स्थान को भरने के लिए यहाँ जो हवा है ना, वो यहाँ पर जहाँ पर हवा की मात्रा बहुत ही कम है, सब गर्म होकर ऊपर चला गया तो चलने लगती है, इधर से इधर बहने लगती है। इस प्रकार से वायु में गति उत्पन्न होता है। 7 है, पवन के कितने प्रकार हैं, प्रत्येक का नाम सहित वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, पवन के 3 प्रकार हैं, 3। पहला स्थायी पवन, फिर मौसमी पवन, ठीक है, उसके बाद है स्थानीय पवन। तो सबके बारे में क्या करना है, प्रत्येक का नाम सहित वर्णन करना है। तो देखिए, स्थायी पवन यह हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है, इसलिए इसका नाम स्थायी पवन पड़ा। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, घूर्णन गति जो पृथ्वी करती है 24 घंटा लेती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। तो ये बोला गया, स्थायी पवन यह हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है, यह पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है, जैसे में पछुआ पवन और तथा पूर्वी पवन, ये उदाहरण है स्थायी पवन का। 2 है मौसमी पवन, इसकी दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है, जिस प्रकार का ऋतु आता है ना, तो उसके अनुसार बदलता रहता है। जैसे में मानसूनी पवन, तो इसका एक ये बरसात में आता है, ठीक है, भारत में। अब आता है स्थानीय पवन, यह वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष स्थान पर चलती है। ठीक है, स्थानीय पवन, जैसे बिहार में मई जून में चलने वाली लू, तो ये बिहार में चलती है और भारत के मैदानी इलाकों में चलती है, भारत के मैदानी उत्तरी इलाकों में चलती है। तो ये किसी विशेष समय चलती है और विशेष स्थान पर चलती है। इस विशेष समय बिहार में क्या, मई जून।
8 है स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर में निम्नलिखित अंतर है। तो इधर लिख दिए स्थलीय समीर, इधर समुद्री समीर और बीच से ठीक ना उसको बांट दिए। तो स्थलीय समीर है ना स्थल से समुद्र की ओर चलती है, स्थल से समुद्र की ओर। समुद्री समीर समुद्र से स्थल की ओर चलती है, ठीक है। और स्थलीय समीर सदा रात में चलती है, रात में, और समुद्री समीर सदा दिन में चलती है, ठीक है। 9 है चक्रवात क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे तूफानी हवाओं के अति शक्तिशाली भंवर को चक्रवात कहते हैं। तो इस तरह से अब बहुत शक्तिशाली जो भंवर होता है उसको चक्रवात कहते हैं। उसके बाद पूछ रहा है इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे इसके प्रभाव से स्थल पर तेज बारिश होती है एवं सागर में ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। इससे फसलों और समुद्री यानों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। सागर में जो ऊंची लहरें उत्पन्न होती है वो उससे क्या होता है समुद्री यान जो बड़े बड़े नाव है, ठीक है, पानी के जहाज उनको नुकसान पहुंचता है। और ये स्थल पर तेज बारिश होने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। भूस्खलन, ठीक है, यानी मिट्टी है, मिट्टी का बहाव वह बाढ़ से जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। 10 है वर्षा की प्रक्रियाओं को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये संवहनिक वर्षा है, ये पर्वतीय वर्षा और ये चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। इसका तीनों का फिगर बनाना। ऊंचाई पर गर्म हवा जलवाष्प के संघनन से वर्षा होती है। गर्म हवा है ना अपने साथ जलवाष्प को ले जाती है और वो ठंडी होगी। संघनन यानी क्या जलवाष्प जल में बदलना, तो उससे क्या होता है वर्षा होता है, ठीक है। गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर जाती है तो फिर ये क्या जलवाष्प में बदल जाती है, फिर उसी से क्या होता है वर्षा होता है। तो ऊपर कैसे जाती है सब जल जो गर्म हवा होती है तो ऊपर जाती है, तो ऊपर जाती कैसे है, ठीक है। तीनों में है ना, तीनों में अलग अलग प्रक्रिया है, ठीक है। तीनों में अलग अलग प्रक्रिया है, संवहनिक वर्षा में अलग, पर्वतीय वर्षा में अलग और चक्रवातीय वर्षा में अलग। तो देखिए संवहनिक वर्षा में हवा गर्म भूतल के संपर्क से गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है। और पर्वतीय वर्षा में हवा पर्वतों के ढाल के सहारे ऊपर उठती है। और चक्रवातीय वर्षा में निम्न दाब के क्षेत्र की ओर अनेक पवनों के आने से हवा ऊपर उठती है। तो क्या बोला गया इसमें क्या होता है संवहनिक वर्षा में क्या होता है इसके ये भूतल है बहुत गर्म है, तो यहाँ पर क्या होती है ये जो हवा है, ठीक है, जलवाष्प भी, तो ये सब क्या होता है ये गर्म भूतल से गर्मी ले लेती है और ऊपर की ओर बढ़ती है और फिर ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, यानी संघनन हो जाता है। तो फिर क्या होता है फिर बादल बनता है, फिर बारिश होता है। और पर्वतीय वर्षा में क्या होता है, ठीक है, पर्वतीय वर्षा में क्या होता है जैसे हवा बह रहा है ना, तो यहाँ पर क्या ये पहाड़ या पहाड़ी आ जाता है, तो ये क्या जो हवा है यहाँ पर ऐसे बह रहा था तो हवा, तो यहाँ से क्या होता है ये ऊपर इसके ढलान से होते हुए ऊपर जाती है और ऊपर का तापमान कम होता है तो ये जलवाष्प जो है गर्म हवा में ये ठंडी होकर बादल का निर्माण करती है। उसके बाद चक्रवातीय वर्षा में क्या होता है, चक्रवातीय वर्षा में होता है कि निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, यहाँ का गर्म हवा है ना, ठीक है, वो ऊपर चला गया तो यहाँ पर हवा खाली हो गया, मतलब हवा नहीं है या बहुत कम है, तो यहाँ पर हवा क्या ज़्यादा आती है इधर से ना सभी ओर से जो हवाएं हैं, ठीक है, इसको भरने के लिए आने लगती है, जिसके कारण ये जो हवा कुछ हवा है ना जलवाष्प ऊपर की ओर चला जाता है गर्म हवा, और फिर क्या ऊपर जाकर ठंडा होता है और फिर बादल का निर्माण करता है, फिर बारिश होता है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया चक्रवातीय वर्षा में। 11 है अत्यधिक वर्षा से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, बाढ़ से जान माल को क्षति पहुंचती है, जान की भी क्षति पहुंचती है पशुओं के और मनुष्यों की जान को, और फिर क्या धन संपत्ति की भी काफी हानि होती है। बाढ़ से खेतों में लगे फसल बर्बाद हो जाते हैं, घर डूब जाते हैं, सड़कों पर बहुत पानी जमने से यातायात की स्थिति खराब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है संक्रमण फैलने की आशंका होती है, पानी एक जगह पर ज़्यादा जमा होने से गंदा पानी, तो बीमारियां फैलने की आशंका होती है, तो इत्यादि। इस तरह से बहुत सारा है, तो बस इतना ही इत्यादि। 12 है हमें वर्षा जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता है, सिर्फ बरसात के मौसम में बारिश होता है, इसलिए साल के बाकी समय जल की कमी को पूरा करने के लिए हमें वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए। खास करके गर्मी के मौसम में पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है,
तो उस समय ये जो बचाएंगे ना वर्षा जल जमा करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। इस जल का उपयोग पीने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको शुद्ध करके, और घरेलू कार्यों के लिए कर सकते हैं, और खासकर कृषि कार्यों में कर सकते हैं। जैसे तालाब में पानी जमा करेंगे तो क्या होगा, फिर सिंचाई करेंगे जब गर्मी के मौसम में पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है तो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रियाकलाप। तो पहला है पता कीजिए ये पवन कहाँ बहती हैं। ठीक है, ये सब जो पवन है, तो देखिए, तो लू कहाँ बहती है, भारत के विशाल जो मैदान है, उत्तरी मैदान, वहाँ बहती है। नेक्स्ट है चिनूक। चिनूक दक्षिणी कनाडा, गरजता 40 मध्य भारत में बहती है। दहाड़ता 50 प्रायद्वीपीय भारत, ये जो दक्षिण वाला एरिया है ये वाला, तो वहाँ बहती है। नेक्स्ट है हरिकेन। हरिकेन और टॉर्नेडो है ना, ये अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में बहती है। टाइफून पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में बहती है, पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। उसके बाद है विली विली, तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कैटरीना पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, और काल बैसाखी बंगाल की खाड़ी में बहती है, जो बिहार बोल रहे भारत के बगल में। 2 है पिछले 7 दिन के अखबार से मौसम के पूर्वानुमान संबंधी सूचनाओं को इकट्ठा कीजिए। तो ये पिछले 7 दिन का विश्लेषण कीजिए, इस सप्ताह का मौसम कैसा रहा होगा। तो ये तो अखबार से क्या ये जमा करना पिछले 7 दिन का मौसम का पूर्वानुमान, तो ये तो खुद करना है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।